जय हिंद दोस्तों। इतने साल तक इंट्रोवर्ट और कैमरा कॉन्शियस होने के कारण वीडियो में स्टोरी टेलिंग थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है, साथ ही में एडिटिंग भी थोड़ी कमज़ोर हो सकती है। लेकिन थोड़ी नई शुरुआत है, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। इलेक्शंस के बाद में, लोकसभा इलेक्शंस के बाद में हम लोग सनातन धर्म और सनातन धर्म पे बोले गए झूठ के बारे में वीडियो बनाएंगे और सारी की सारी वीडियो एक्सपोजिंग वीडियोस रहेंगी। पूरी रिसर्च करेंगे और पूरा सर्च आपके सामने लेके आएंगे। नया चैनल है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद। आगे ये वीडियो में बोलता है कि राहुल गांधी ने अगर ये बोला है कि 22 करोड़ लोगों को ये गरीबी रेखा से बाहर निकाल देंगे, तो क्या गलत बोला है? गलत नहीं बोला मेरे भाई, लेकिन बार बार बोला है। ये परनाना ने भी बोला था राहुल गांधी के, ये दादी ने भी बोला था राहुल गांधी के, ये पिताजी ने भी बोला था राहुल गांधी के, और गरीब आज भी। आगे वीडियो में ऐसे ही राहुल गांधी जी के लिए इसने तारीफों के पुल बांध दिए। 55 साल बाद आपको याद क्यों आए कि मुझे यात्रा भी कर लेनी चाहिए, भारत देश को समझ भी लेना चाहिए, गरीबों से मिल भी लेना चाहिए। मैं पर्सनली राहुल गांधी को बुरा नहीं बोलता हूँ और ना ही मैं उनको बुरा मानता हूँ। वो एक अच्छे इंसान है, मुझे ऐसा लगता है, पर वो एक अच्छे नेता नहीं है क्योंकि उन्हें राजनीति नहीं आती। और मेरे हिसाब से इंसान कितना भी अच्छा हो, अगर वो राजनीति करना चाहता है तो उसे राजनीति आनी चाहिए, क्योंकि अगर उसे राजनीति नहीं आती है तो वो जनता के किसी काम में नहीं आएगा। इतने सालों तक राजनीति नहीं आने का कारण ये हुआ कि आज वो ऐसी जगह पर नहीं है जहां वो देश के लिए कुछ काम कर सकें। जितनी बातें ये सब कर रहे हैं, ये एक बुरी राजनीति करने के कारण उस जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे कि ये सारी बातें पूरी हो सकें। आगे ये वीडियो में बोलता है कि मोदी जी सिर्फ राहुल गांधी को टारगेट करते रहते हैं बिना किसी बात के। उनके खुद के पास में कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं है, कोई स्कीम्स नहीं है गरीबी हटाने के लिए, कोई स्कीम्स नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट हटाने के लिए। और 80 करोड़ लोगों को हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। यह आदमी 80 करोड़ भारतीयों को भिखारी बोल रहा है। यह आदमी करोड़ों इंडियंस को जो मोदी को वोट करते हैं उसे फूल यानी मूर्ख बोल रहा है। बस कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़कर ये पूरे पूरे देश को, लगभग पूरे देश को बेइज्जत कर रहा है, और आप लोग इसके लिए तालियां बजाकर इसे स्टार बना रहे हैं। ब्रेन वॉश्ड। इंडिया की पॉवर्टी सिर्फ हाथ में 8,500 रुपये हर महीने पकड़ा देने से नहीं खत्म होने वाली। ऐसा नहीं है कि इसे पता नहीं है कि मोदी ने क्या क्या किया है गरीबों के लिए, पर यह सब कुछ जानते हुए भी आप लोगों को ब्रेन वॉश बोलकर खुद आपको ब्रेन वॉश करने के लिए आया है। यह आपको नहीं बताएगा कि करोड़ों टॉयलेट बनाने से मोदी ने उन परिवार के हजारों लाखों रुपए साल के बचाए, उन बीमारियों से जो बीमारियां खुले में शौच करने से होती थी। फिर यह स्पेकुलेट करके बताता है कि कैसे मोदी जी 15 साल तक सीएम रहे गुजरात के, और गुजरात में 25 सालों तक बीजेपी की सरकार रही, पर फिर भी गुजरात के गरीबों का कुछ नहीं कर पाई। यही स्पेकुलेशन मैं इंडिया के लिए भी कर सकता हूँ। 65 सालों तक किसकी सरकार थी? 65 सालों तक सरकार में रहने के बाद में भी आज भी गरीब वहीं के वहीं है। वो छोड़ दो, तेरे तो प्रिय हैं अरविंद केजरीवाल, इतने सालों से दिल्ली के सीएम है। दिल्ली में गरीबी पूरी तरीके से खत्म हो गई? अभी तक तो वीडियो में इसने गरीबी, पॉलिटिकल फेलियर्स और मोदी के पॉलिटिकल करियर के बारे में बात की। अब ये पर्सनल अटैक पर उतर आया। फिर ये सवाल करता है कि कैसे मोदी ने अपना परिवार छोड़ दिया, और इसमें वो प्राइड फील करते हैं कि देश के लिए उन्होंने परिवार छोड़ दिया। व्हाट्सएप पे ये कैसी नारी विरोधी बातें आप फैलाते हो कि देश के लिए परिवार छोड़ दिया? क्या महिला आपके और आपके कर्तव्य के बीच में आती है? ऐसा ये बोलता। बुद्ध ने भी तो अपना परिवार छोड़ा था, तूने उनसे तो नहीं पूछा? अच्छा यार, उनसे पूछ भी कैसे सकता है? यह नारी विरोधी वाली बात बुद्ध पर भी लागू होती है क्या? फिर आगे वीडियो में बोलता है कि विराट कोहली की शादी में गए, इसकी शादी में गए, उसकी शादी में गए, लेकिन अपने परिवार के एक सदस्य की शादी में जाने के लिए उन्हें समय नहीं था। और फिर बोलता है कि ये तो उनकी पर्सनल चॉइस है, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। आप देख रहे हैं किस तरीके से इसकी ब्रेन वॉशिंग काम करती है। जो इसको बोलना था, जो आपके दिमाग में भ्रम डालना था, वो इसने डाल भी दिया, और उसके बाद में पल्ला झाड़ लिया कि ये तो उनकी पर्सनल चॉइस है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। फिर ये सवाल करता है कि देश के लिए क्या परिवार को छोड़ना जरूरी है? नहीं, जरूरी तो नहीं है, पर जब कोई इंसान परिवार को छोड़कर देश के लिए कुछ करता है या देश का प्रधानमंत्री बनता है, तो जनता को एक भरोसा रहता है कि ये लूट नहीं बचाएगा अपने परिवार को बड़ा बनाने के लिए। फिर मोदी जी के परिवार के किसी सदस्य, शायद मोदी जी के भाई का एक इंटरव्यू दिखाया जिसमें वो बोलते हैं कि परिवार को कैसे इंस्ट्रक्शंस है मोदी जी से दूर रहने के लिए। आप देख रहे हो कैसे एक पॉजिटिव चीज को भी तोड़ मरोड़ कर ये नेगेटिव बना सकता है। बेटा राठी, देश वैसे ही नेपोटिज्म से परेशान है, और उसमें तू बता रहा है कि कैसे मोदी अपने परिवार को फेवरेटिज्म नहीं करता। अबे तू इमेज खराब कर रहा है कि बना रहा है? इसलिए अगर तू इंडिया में रहता तो तुझे पता चलता कि इंडिया के लोगों को ऐसा पीएम चाहिए जो पार्टी को ही परिवार बना ले, ना कि परिवार को ही पूरी पार्टी बना डाले। फिर फोटोज बताकर बोलता है
कि कैसे मोदी जी 2002 में एमएलए बने, पर उससे भी पहले फॉरेन ट्रिप्स मार दिए। कैसा फकीर है जो भिक्षा मांगकर 35 साल रहा और उसके बाद में इतना पैसा जमा कर लिया कि फॉरेन ट्रिप्स कर ली। ये जो फोटो इसने दिखाई और बताया है कि कैसे मोदी जी एमएलए बनने से पहले भी फॉरेन की ट्रिप्स मार रहे थे, जबकि इस फोटो की सच्चाई ये है कि मोदी जी 1994 में यूएस की विजिट पर गए, जिसमें मोदी जी प्रचारक थे पार्टी के, और उनको इनविटेशन दिया था अमेरिकन काउंसिल्स ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स। जाहिर सी बात है कि फंड अरेंज पार्टी ने ही किया होगा। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा प्रोपोगेंडा का एग्जाम्पल, ये स्क्रीनशॉट्स और फैक्ट्स ऐसे लेकर आता है जो उसकी बातों को सपोर्ट कर सके। ये एक वीडियो दिखाता है जिसमें मोदी जी बताते हैं कि कैसे उन्होंने सबसे पहले डिजिटल कैमरा यूज किया था 1987 या 88 के समथिंग। मोदी जी उसमें श्योर नहीं थे, शायद बज लगाया था, पर इसने वो कैच कर लिया तो ठीक है। अब ये फैक्ट बताता है कि कैसे डिजिटल कैमरा 1990 के बाद आने शुरू हुए, तो कैसे मोदी जी ने 1988 या 87 में ये डिजिटल कैमरा यूज कर लिया। इसके इस फैक्ट की सच्चाई ये है कि डायकम मॉडल 1 पहला ऐसा कैमरा है जो जापान के बाहर सेल हुआ डिजिटल कैमरा। जापान में इससे पहले कई डिजिटल कैमरा बन भी चुके थे और सेल भी हुए थे। ये हैं कुछ एग्जांपल्स। पॉइंटिंग प्रोडक्ट FS2505 डिजिटल फ्रीज फ्रेम कैमरा 1984, जो 1984 में बना भी और सेल भी हुआ। इनमें से कोई सा भी कैमरा हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही सारे कैमराज होंगे, मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे ये फैक्ट्स ऐसे लेकर आता है जिससे आपको मैनिपुलेट किया जा सके। सामने वाले की बात को गलत साबित करने के लिए कोई भरोसा नहीं कि कल अपने आप को। अपनी कलम को गिरवी रख चुका एक गीतकार कहता है कि फकीरी है आपके स्वभाव में। एक फकीरी है आपके स्वभाव में। मैं इससे पूछता हूँ, तू कौन है भाई? तू कौन है बताने वाला कि किसने किसकी कलम गिरवी रखी हुई है ना नहीं रखी हुई? तू खुद को किसके पास गिरवी रख कर आया है? इसकी तकलीफ का कारण प्रसून जोशी से ये भी हो सकता है कि प्रसून जोशी एक हिंदू है और हिंदू के टूवर्ड्स इनका टिल्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। इन्होंने मणिकर्णिका जैसी फिल्म भी लिखी हुई है, इसलिए शायद इसको थोड़ा दर्द ज़्यादा होता है। आगे वीडियो में ये फिर से आपके दिमाग पर एक और बार वार करता है गरीबी वाली बात करके, जैसे मोदी जी अपने आप को फकीर बोलते हैं और 1,40,000 का चश्मा भी पहनते हैं। रही बात सन ग्लासेस की, 1,40,000 रुपये सेव करना प्रधानमंत्री के लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 15 साल वो सीएम रहे और 5 साल 2019 तक वो पीएम रहे। उनकी सैलरी से आप कैलकुलेट करके लगा सकते हैं कि वो ये चश्मा अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। दूसरी बात, ये चश्मा 1,40,000 का मर्सिडीज सन ग्लासेस नहीं, ये चश्मा है रेट्रो बफेलो हॉर्न ग्लासेस, जो कि 5 से 3,000 के बीच में आ जाता है, ना कि 1,40,000 का। पर बात यह है कि मोदी जी जितना नीट एंड क्लीन रहते हैं, उनकी इमेज को देखकर ये माना जा सकता है कि 1,40,000 का चश्मा पहनते होंगे। इसी बात का ये फायदा उठाकर आपको मैनिपुलेट करने की और मिसलीड करने की कोशिश करता है। और अगर मोदी जी इसके जैसी 300 में 3 मिलने वाली टी शर्ट है, जो भद्दी कलर की ये टी शर्ट पहनता है, अगर ऐसे कुछ कपड़े मोदी जी पहनते तो आप लोग और मैं भरोसा कर लेते कि हाँ मोदी जी करीब है। वो आदमी अपने आप को फकीर बोलता है इसलिए क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं है जिसके लिए उसे लूट लूट कर संपत्ति इकट्ठी करनी हो और उसके जाने के बाद में उन लोगों को देनी हो। अब इंडिया की जनता थोड़ी सी इमोशनल है, तो ये आपको इमोशनली टारगेट करने की कोशिश करेगा। ये बताएगा कि कैसे नोटबंदी के टाइम पे मोदी जी ने अपनी माँ को लाइन में लगा दिया नोट बदलने के लिए और खुद 12 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं। इससे आम जनता को भी मैसेज जाता है कि प्रधानमंत्री की माँ भी उसी लाइन में लगी है जिस लाइन में आप लगे हो और परेशान हो रहे हो। तो प्रधानमंत्री आपकी परेशानी जानता है। और रही बात 12 करोड़ की मर्सिडीज की, थोड़ा पढ़ लिख ले तो ये पता चलेगा कि प्रधानमंत्री का व्हीकल प्रधानमंत्री खुद अपने शौक के लिए चूज नहीं करता है। एसपीजी कमांडोज, जिन पे सिक्योरिटी के चार्ज होता है प्रधानमंत्री का, वो डिसाइड करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन सी गाड़ी में रहेंगे, कौन सी गाड़ी में नहीं। बात ये नहीं है कि प्रधानमंत्री 12 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं या 12 करोड़ की गाड़ी में नहीं घूमते हैं या पैदल घूमते हैं। ये एक इतना बड़ा अमाउंट बताकर आपको ये बताना चाह रहा है कि जहां आप गरीबी से जूझ रहे हो, प्रधानमंत्री 12 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है। ये इमोशनल मैनिपुलेशन। जबकि गाड़ी की बात इतनी सी है कि ये एक प्रोटोकॉल है। प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते और कोई भी होता तो उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता, पर इतना ड्रामेटिकली आपको ये बताएगा कि कैसे आपकी जेब में से 12 करोड़ रुपए निकाल लिए और वो खुद गाड़ी में घूम रहा है और 80 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये कैसे आपको मैनिपुलेट कर सकता है। कैमरे वाले इंटरव्यू में मोदी जी ने आगे ये भी बताया है कि उन्हें पिक्चर देखने का शौक था और वो पिक्चर देखने भी जाते थे अपने बचपन में। ये आपको ये न्यूज़ बताएगा तो कैसे बताएगा कि गरीब के बच्चे के पास में इतने पैसे कैसे आए। फिर ये फोटो लगाएगा पीवीआर की, फिर आपको बताएगा कि ये कितना महंगा होता है पिक्चर देखना। आज के टाइम में 1,000 रुपये लगते हैं पिक्चर देखने के लिए, उस समय कम से कम 100 रुपये तो लगते होंगे। इस तरीके से आपके ब्रेन को ये वॉश करेगा और बोलेगा कि गरीब के बच्चे के पास में इतने पैसे कहाँ से आए कि वो पिक्चर देख सके, और वो भी एक नहीं कई सारी।
पर ये पूरी वीडियो आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि उस पूरी वीडियो में मोदी जी ने बताया कि किस तरीके से उनका ये शौक पूरा होता था। मोदी जी के एक दोस्त हुआ करते थे जिनके पिताजी थिएटर के बाहर चना वना बेचते थे। जिस किसी भी मूवी में सीट खाली रहती थी वहां पर इन्हें घुसा दिया जाता था कि आप थोड़ी बहुत देर मूवी देख लो। इसे बोलते हैं जुगाड़। पहले वीडियो में इसने ये बोला कि कैसे मोदी जी की इमेज एक गरीब बताई गई ताकि उन्हें इंडिया की जनता से कनेक्ट किया जा सके। अब वीडियो में ये इनके कपड़ों के कलेक्शंस के बारे में बात कर रहा है कि कैसे मोदी जी ने यूएस विजिट पर एक ही दिन में 4 बार कपड़े बदले। मुझे एक बात बता भाई, जो इंसान 2 बार प्रधानमंत्री बन चुका है, ऐसे लोगों को हटाकर जिनका परिवार जाना जाता था प्रधानमंत्रियों के लिए, वो आदमी इतना दिमाग नहीं लगाएगा कि पहले उसने गरीब बनने के लिए इमेज बनाई और अब इतने सारे कपड़े दिखा रहा है। वो चाहे तो एक साइज बड़ी हाफ शर्ट पहनकर भी बाहर आ सकता है, जैसे कई लोग आते हैं अपनी इमेज बताने के लिए कि मैं एक आम आदमी हूँ। फिर आगे ये बात करता है कि कैसे मोदी को लोग भगवान मानने लगे हैं। ये बीजेपी के लोगों ने भगवान से कंपेयर कर 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 आप लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया है, आप मोदी को भगवान मानने लगे। वो 80 करोड़ लोग जिनका 5 किलो राशन से पेट भर जाता होगा, जिनके बच्चे भूख के कारण और भी नहीं रोते होंगे, वो इंसान मोदी को भगवान बोलता है। वो 20-25 करोड़ फैमिलीज की महिला जो दिन भर पेट पकड़कर बैठी रहती थी क्योंकि दिन के उजाले में वो शौच करने बाहर नहीं जा सकती, आज जब वो अपने घर के ही साफ माहौल में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिना दांव पर लगाए इस परेशानी से दूर है, तो वो महिलाएं मोदी को भगवान बोलती होंगी। हर वो बेटा जिसकी कमाई इतनी नहीं है कि वो एक बार में 5 लाख का हॉस्पिटल का बिल भर सके, आयुष्मान कार्ड मिलने के बाद में मोदी को भगवान बोलता होगा, और तो उनको भिखारी बोलता है। फिर आगे ये प्रभु राम की बात करता है, जिसमें ये बताता है कि कैसे प्रभु राम के चेहरे पर करुणामयी राम की एक इमेज थी और इन लोगों ने बदलकर उसे एंग्री राम और हनुमान बना दिया। तेरे हिसाब से तो राम काल्पनिक थे, मतलब जब चाहो जब राम को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लो। फिर बोलता है कि रामायण में मुसलमानों का जिक्र ही नहीं है। सच बात है, मुसलमानों का कोई जिक्र नहीं है रामायण में, पर फैक्ट्स को इतनी चालाकी से इस तरीके से बताया गया। बोला कि बीजेपी के कुछ नेता ने ऐसा बयान दिया जिसमें उन्होंने रामायण में मुसलमानों को भी लेकर आ गए, मुसलमानों को रावण के वंशज बता दिया। आपको इसने पूरी स्टोरी नहीं बताई। पूरा मुद्दा है बीएचपी के एक मेंबर का जो कि गौ रक्षक था, जिसकी हत्या कुछ मुसलमान यूथ ने कर दी। उस मुद्दे की बात करते हुए बीजेपी लीडर ने ऐसा बोला कि ये जो हत्या करने पर उतर आए हैं ये रावण के वंशज जैसे हैं। ये नहीं बताएगा क्योंकि इससे प्रोपोगेंडा नहीं फैलेगा ना। फिर धर्म हिंसा तथैव च की बात करता है, बोलता है कि ये लाइन किसी भी पुराण में और ग्रंथों में नहीं लिखी हुई है, पर बीजेपी वालों ने और आरएसएस वालों ने इसे घुसेड़ दिया और व्हाट्सएप पर सर्कुलेट कर दिया। मुझे एक बात बता, तूने इस बात को प्रूव करने के लिए कितने ग्रंथ और कितने पुराण पढ़े? तुमने भी इस बात को किसी न किसी से सुना है। यूट्यूब वीडियो जो तू बता रहा है अपनी वीडियो में, उससे तूने ये सुना है। आप लोग खुद रिसर्च करो और पता करो कि क्या ये बात ग्रंथ में लिखी हुई थी या नहीं लिखी हुई थी। फिर ये बात करता है कि कैसे बीजेपी और आरएसएस वालों ने राहुल गांधी की इमेज व्हाट्सएप पर फॉरवर्डेड मैसेज भेज कर खराब कर दी। उन्हें ऐसा प्रोजेक्ट कर दिया है कि उन्हें मानो कोई भी समझ ना हो, उन्हें पप्पू बना दिया। जबकि ये काम बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों ही एक दूसरे की पार्टी मेंबर्स के लिए करते आ रहे हैं। मैं तो ये बात बोल सकता हूँ, पर तू ये बात नहीं बोल सकता। तू तो कांग्रेस को लेकर तेरे पुराने विचारों को भी आज नहीं बोल सकता, जिसमें तू बताता था कि कैसे तू 0 नंबर देता है कांग्रेस को क्योंकि वो दुनिया की सबसे करप्ट पार्टी है। फिर ये बोलता है कि फनी चीज़ें, कुछ ना कुछ फनी चीज़ें राहुल गांधी के मुंह से निकल जाती है, पर वो चीज़ें तो मोदी के मुंह से भी निकल जाती है। आई अग्री। फिर मोदी जी की उस बात को लेकर ये बोलता है कि कितनी इलॉजिकल बात करते हैं कि नाले से निकलने वाली गैस से चाय बना सकते हैं। उस गैस से सिर्फ चाय नहीं, ये देख गाड़ियाँ भी चलने वाली हैं। सिर्फ उसी से नहीं, गाय के गोबर से भी। फिर बोलता है दूसरे को पप्पू बोलने से पहले अपनी फनी क्लिप्स देख लो एक बार। बोला तो ये भी जाता है कि राहुल गांधी को सबसे पहले पप्पू बोलने वाला ये इंसान था, खुद कांग्रेस का। कल टॉप पर्सनालिटी में अगला कार्ड ये बताता है कि कैसे मोदी जी हर जगह प्रचार करके अपनी अपनी फोटो दिखाते हैं। इसका कहना है कि जो ज़्यादा दिखेगा वो ज़्यादा बिकेगा। आपको दिखना पड़ता है अगर आप राजनीति में हैं तो। यह राजनीति की एक प्रोसेस होती है। प्रचार इज अ कोर ऑफ राजनीति, जिसको राहुल गांधी लैक करते हैं, जिसी के कारण राहुल गांधी आज भी इतने सालों तक वहीं के वहीं है। ये सब बताकर ये क्या साबित करना चाहता है? ये साबित करना चाहता है कि मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ प्रचार किया है और कांग्रेस और राहुल गांधी की महिमा मंडल में लग गया है। जबकि कांग्रेस ने ना काम किया ना प्रचार किया। फिर ये धीरे से गोदी मीडिया की तरफ आया कि कैसे दिन भर गोदी मीडिया मोदी की ही बात करता रहता है। तो इस तरह शायद अब ये किसकी गोदी में बैठे हैं ये तो मुझे पता नहीं, पर ये दिन भर किसकी बात कर रहे हैं और क्यों? इसके पास खुद का कुछ नहीं। इसकी पूरी वीडियोस में ये बोलता हुआ मिलेगा कि ये देखो इस न्यूज़ ने ये क्या बोला, ये देखो इस इंसान ने ये क्या बोला था, ऐसा होता है, ऐसा इंसान ने बोला था कि ऐसा ही होगा, देखिए इस फेमस इंसान ने ये कोट बोला था, इसलिए मोदी डिक्टेटर है।
ये देखिए इस न्यूज़ चैनल पे ऐसा बोला जा रहा है, कहा गया है कि औरंगज़ेब एक अच्छा इंसान था। अबे इंडिया की जनता क्या बोलती है तेरे बारे में ये सुन भी मत लेना, पुणे में जाके रोएगा। तो ये बोलता है कि भारत के लोग पूछ रहे हैं कि भारत के इतने सारे लोग पिछले कुछ साल में सिटीजनशिप क्यों छोड़ रहे हैं भारत की। भारत में जब सब कुछ चंगा सी तो इतने सारे लोग सिटीजनशिप क्यों छोड़ रहे हैं। ये नंबर्स इसने बताए और इसने बोला कि इतने सारे लोगों ने पिछले साल सिटीजनशिप छोड़ दी। इस नंबर की असलियत ये थोड़ा सा डायरेक्ट करना चाह रहा था कि भारत में सब कुछ अच्छा नहीं है इसलिए लोग सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं, जबकि इसकी हकीकत ये है कि भारत में पिछले कुछ सालों से बैकलॉग था इन सारी चीज़ों का। इतने कॉन्फिडेंस के साथ में ये झूठ बोल कैसे लेता है, क्योंकि इसने अपने दिमाग में मान चुका है कि आप मूर्ख और ब्रेन वॉश्ड हिंदू हो। तो वीडियो के अंत में मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप लोग समझ लीजिए, आप मूर्ख ब्रेन वॉश्ड हिंदू हैं और मोदी जी दोषी हैं। आपको ब्रेन वॉश का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपके घरों पर आ जाएगा, जिस पर सिग्नेचर होगा ध्रुव राठी नाम से, या आपको सर्टिफिकेट अपने घर की दीवारों पर लगाना है और बोलना है